दोस्तों कुछ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, तुलसी गबार्ड उनके गुरु और रहस्यमय संदेश जिन्होंने उनके राजनीतिक करियर को आकार दिया। अब दूसरी हेडलाइन देख लीजिए बिजनेस टुडे की, फाउची ने वुहान रिसर्च को फंड किया, कोविड पर अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिसलीड किया, तुलसी गबार्ड। तीसरी हेडलाइन एनडीटीवी की है, टॉप यूएस साइंटिस्ट ने वुहान की इस लैब को फंड किया था जिससे कोविड निकला, अब बिग एक्सपोज। और भी ऐसे कई आर्टिकल्स हैं, लेकिन क्या इन सब में आपको बहुत बड़ा फर्क दिखा? फर्क यह है कि जहां भारतीय मीडिया तुलसी गबार्ड द्वारा किए गए इस बेहद गंभीर और ऐतिहासिक खुलासे को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, वहीं उनके खुद के देश की यानी अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया ना तो एंथनी फाउची पर कुछ बोल रहा है, ना कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कोई सवाल उठा रहा है, और ना ही जो बाइडेन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहां केवल एक ही कहानी चलाई जा रही है, तुलसी गबार्ड के खिलाफ एक पर्सनल हिट पीस, उनके चरित्र, उनके पास्ट पर कीचड़ उछालने की एक महज कोशिश। जरा सोचिए, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी बड़ी मीडिया संस्थाएं अपनी पूरी ताकत उस महिला के खिलाफ नैरेटिव बनाने में लगा रही हैं जिसने सच को डीक्लासिफाई किया है। कायदे से उन्हें उस व्यक्ति पर पन्ने के पन्ने लिखने चाहिए थे जिसकी नीतियां, फैसलों और सनक की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई, करोड़ों लोग लॉकडाउन के घरों में कैद हो गए और लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन नहीं, लिबरल मीडिया और उनके मालिकों का ये पुराना तरीका है, जब आप सच को नहीं दबा पाते तो सच बताने वाले को बदनाम करना शुरू कर दो। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में सैकड़ों पन्नों के गुप्त दस्तावेजों को डीक्लासिफाई कर दिया है। ये वो दस्तावेज हैं जिन्हें पिछले कई सालों से नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर छुपा कर रखा गया था। इन फाइल्स से जो सच बाहर आया है दोस्तों, उसने एंथनी फाउची के पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया है। इन दस्तावेजों, इन डॉक्स के मुताबिक फाउची ने न केवल अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों को चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ट्रांसफर किया, बल्कि जब ये वायरस लीक हुआ तो उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर एक सर्कुलर लूप बनाया। इस लूप का काम था हर उस रिपोर्ट को दबा देना या खारिज कर देना जो ये कहती थी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि लैब से निकला है। इतना ही नहीं, डॉक्टर फाउची ने 2024 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने अंडर ओथ झूठ बोला था कि उनका खुफिया एजेंसियों के साथ ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और उन्होंने किसी भी तरह के सच को दबाने की कोशिश नहीं की। तुलसी गबार्ड के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सीधे तौर पर साबित करते हैं कि फाउची ने संसद से झूठ बोला। यही वजह थी कि जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद छोड़ने से ठीक पहले जो बाइडेन ने एंथनी फाउची को एक प्रीएम्प्टिव पार्डन दे दी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि 2026 आते आते जब ये फाइल्स खुलेंगी तो फाउची का जेल जाना तय है। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक सच की जिसे साल 2021 में ही भांप लिया गया था। जब दुनिया वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए तड़प रही थी, तब कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों और वैज्ञानिकों ने इस वायरस की म्यूटेशन पर बेहद गंभीर शोध पत्र लिखे थे। लेकिन उस समय द लैंसेट जैसी बड़ी मेडिकल पत्रिकाओं और पीटर दास्टक जैसे चेहरों का इस्तेमाल करके एक साइंटिफिक कार्टेल खड़ी की गई जिसने हर वैज्ञानिक आवाज का गला घोट दिया। जरा तकनीकी रूप से समझिए कि यह वायरस प्रकृति की देन क्यों नहीं हो सकता। इसके पीछे दो सबसे बड़े वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें 2021 में ही उजागर कर दिया गया था। सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर कोरोना वायरस इंसानी शरीर में कैसे घुसता है। इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों और ब्लड वेसल्स की सेल्स पर मौजूद HACE2 रिसेप्टर के साथ ताले और चाबी की तरह जुड़ते हैं, जिससे वायरस को कोशिका के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन इस चाबी को पूरी तरह काम करने के लिए बीच से कटना पड़ता है और इसे काटने का काम इंसानी शरीर में पहले से मौजूद फूरीन नाम का एंजाइम करता है जो एक तरीके का कटर है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के ठीक बीच में एक पॉलीबेसिक फूरीन क्लीवेज साइट मौजूद है। अब इस भारी भरकम वैज्ञानिक नाम को जरा एकदम आसान भाषा में समझिए। क्लीवेज साइट का सीधा मतलब होता है एक कटिंग मार्क या कटने का निशान। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप बाजार से कोई बिस्किट या नमकीन का पैकेट खरीदते हैं तो उसे आसानी से फाड़ने के लिए किनारे पर एक छोटा सा कट बना होता है ना।
बस ये क्लीवेज साइट वायरस की चाबी पर बना वही कटिंग मार्क है। कोरोना वायरस जब हमारे फेफड़ों के रिसेप्टर यानी ताले से चिपकता है तो उसे हमारे सेल के अंदर घुसने के लिए अपनी इस चाबी को बीच से तोड़ना या काटना पड़ता है, और इस चाबी को काटने का कटर वायरस के पास नहीं होता। ये कटर हमारे ही शरीर में मौजूद है, जिसे फूरिन नाम का एंजाइम कहते हैं। वुहान से निकले इस कोरोना वायरस में सबसे बड़ा झोल यही था कि इसके स्पाइक प्रोटीन के ठीक बीच में 4 अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक ऐसा परफेक्ट रेडीमेड कटिंग मार्क पहले से बना हुआ था जिसे देखते ही हमारे शरीर का फूरिन कटर उसे तुरंत और बेहद आसानी से काट दे। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में पाए जाने वाले इस पूरे वायरल खानदान की छानबीन कर ली, लेकिन प्रकृति में मिलने वाले किसी भी दूसरे कोरोना वायरस में ये कटिंग मार्क यानी ये साइट होती ही नहीं है। प्रकृति में म्यूटेशन के जरिए ठीक इसी विशिष्ट जगह पर ऐसा सटीक कटिंग मार्क बन जाना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये ऐसा है जैसे किसी वायरस को लैब में हमारे शरीर के कटर का साइज नापकर बकायदा इंसानी शरीर में आसानी से घुसने के लिए डिजाइन किया गया हो। ये केवल और केवल लैब के भीतर जेनेटिक मैनिपुलेशन से ही मुमकिन है। दूसरा कारण है इसका परफेक्ट जनरलिस्ट होना। जब कोई वायरस जानवरों से इंसानों में प्राकृतिक रूप से कूदता है, जैसे कि 2003 में पहला सार्स या 2012 में आया मर्स, तो वह शुरुआत में इंसानी शरीर के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि आप बिना नाप का कोई रेडीमेड सूट खरीद लाएं जो कहीं से ढीला होगा तो कहीं से छोटा, फिर प्रकृति में फैलते फैलते उसे इंसानों के हिसाब से पूरी तरह ढलने में, म्यूटेट होने में महीनों का समय लग जाता है। दर्जी की तरह उसे बार बार ऑल्टर करना पड़ता है। लेकिन वुहान से जो कोविड-19 निकला, वहां पेशेंट जीरो से ही इंसानी सेल्स को संक्रमित करने के लिए 95% से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और स्टेबल था। वह पहले ही दिन से इंसानों को मारने के लिए तैयार किया गया एक परफेक्ट मास्टरमाइंड वायरस था। वह चमगादड़ की कोशिकाओं को उतनी आसानी से संक्रमित नहीं कर पा रहा था जितनी आसानी से इंसानों को कर रहा था। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि लैब के भीतर सीरियल पैसेजिंग के जरिए इस वायरस को बार बार इंसानी कोशिकाओं पर तब तक टेस्ट किया गया, यानी उसे बार बार रगड़ा गया जब तक कि इसने इंसानों पर हमला करने की अपनी क्षमता को अधिकतम ना कर लिया हो। इसी को कहते हैं गेन्स ऑफ फंक्शन, यानी प्रकृति के एक साधारण वायरस को लैब की भट्टी में तपाकर और ज्यादा संक्रामक और जानलेवा बनाना। इस पूरे खेल के पीछे दोस्तों एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। चाइना की वुहान लैब में डॉक्टर शी जोंगली, जिन्हें बैट वुमन भी कहा जाता है, इस रिसर्च का नेतृत्व कर रही थी। साल 2012 में मोजियांग के एक खदान में काम करने वाले 6 माइनर्स को बिल्कुल कोविड जैसी रहस्यमयी बीमारी हुई थी, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई थी। उनके सैंपल्स को वुहान लैब लाया गया था। शी जोंगली ने सालों तक इस वायरस का डेटा छुपाया। बाद में पेपर्स में इसका नाम बदलकर RATG13 कर दिया गया ताकि कोई कड़ियों को कभी ना जोड़ सके। और इस पूरी रिसर्च का पैसा कहां से मिला? अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस से, जिसके मुखिया एंथनी फाउची थे। फाउची ने अमेरिका में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर लगे प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए इको हेल्थ अलायंस के पीटर दासचैक को जरिया बनाया और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा चाइना की उस लैब में भेजा जो सीधे तौर पर चाइनीज आर्मी के नियंत्रण में काम कर रही थी। लेकिन बात सिर्फ वुहान तक सीमित नहीं है। तुलसी गबार्ड ने इससे पहले भी जो खुलासे किए थे वो इशारा करते हैं कि ये अमेरिकी डीप स्टेट का एक ग्लोबल नेटवर्क है। दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक अमेरिकी फंडेड बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। विशेष रूप से यूक्रेन जैसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन्स में पिछले 1 दशक से एक ऐसी लैब्स को ऑपरेट किया जा रहा है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो सबसे पहला डर यही था कि इन लैब्स में चल रहे खतरनाक पैथोजेंस और बायो वेपन्स का सच कहीं बाहर ना आ जाए। ये सिंडिकेट सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर दवाइयां बनाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर एक ऐसी बायो डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी कर चुका है जो पूरी मानवता को दांव पर लगा देती है। जब ये मानव निर्मित ट्रेजेडी पूरी दुनिया में फैल गई तो इस आपदा को महामुनाफे में बदलने का खेल भी शुरू हुआ। फाउची और उसके सिंडिकेट ने फाइजर जैसी दिग्गज फार्मा कंपनीज के साथ मिलकर वैक्सीन का एक ऐसा बाजार तैयार किया जहां सरकारों पर दबाव बनाया गया कि वो बिना किसी कानूनी जवाबदेही के इन वैक्सीन को
खरीदे। यानी अगर वैक्सीन से किसी की मौत भी हो जाए तो कंपनी पर कोई केस नहीं कर सकता। भारत में भी सिंडिकेट के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए थे। राहुल गांधी और उनके जैसे कई विपक्षी नेताओं ने उस वक्त सोशल मीडिया पर बकायदा कैंपेन चलाया था। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि भारत की अपनी स्वदेशी वैक्सीन को छोड़कर विदेशी कंपनीज खासकर फाइजर को बिना किसी ट्रायल और बिना किसी जवाबदेही के भारत का बाजार सौंप दिया जाए। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी भारतीय सरकार और हमारे नेतृत्व की, जिन्होंने विदेशी फार्मा लॉबी के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। भारत ने फाइजर की शर्तों को खारिज किया, अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया और स्वदेशी उत्पादन पर भरोसा रखा। आज सोचिए, अगर उस वक्त भारत सरकार इन दबावों में आ जाती तो देश का अरबों खरबों रुपया भी बाहर चला जाता और हमारे नागरिकों की सेहत इन कंपनीज के रहमो करम पर होती। इस पूरे नैरेटिव वॉर का सबसे घिनौना चेहरा तब देखने को मिला जब भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। पश्चिमी मीडिया के बड़े बड़े पोर्टल्स, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट, भारत के शमशानों की तस्वीरें, जलती हुई चिताओं की तस्वीरें अपनी फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनाकर दुनिया को बेच रहे थे। वो गिद्ध पत्रकारिता का दौर था जहां भारत की लाचारी और दुख को व्यूज और ग्लोबल नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन क्या उसी पश्चिमी मीडिया ने कभी अमेरिका की वो तस्वीरें दिखाईं जब न्यूयॉर्क के अस्पतालों के बाहर लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की लाइनें लगी हुई थी, जब फाउची के खुद के बनाए प्रोटोकॉल्स के कारण उनके अपने देश में लाशों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें खोदी जा रही थी? नहीं, क्योंकि उनका काम सच दिखाना नहीं बल्कि अपने आकाओं के गुनाहों पर पर्दा डालना और विकासशील देशों को नीचा दिखाना था। आज जब तुलसी गबार्ड के जरिए अमेरिकी इंटेलिजेंस के ही दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि फाउची गुनाहगार है, वुहान लैब एक मोहरा थी और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के नाम पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था, तब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साध ली है। ये सवाल किसी एक देश का नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के जिन लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन मासूमों के परिवारों को ये जानने का पूरा हक है कि उनके अपनों को किसी प्राकृतिक बीमारी ने नहीं बल्कि एक बंद कमरे में बैठकर कुछ रसूखदार लोगों की सनक और उनके सिंडिकेट ने मारा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में नैरेटिव चल रहे हैं कि तुलसी गबार्ड केवल हेडलाइंस के लिए ये सब कर रही हैं। सब फाउची का सच जानते हैं, हमने भी इस पर वीडियोस किए हैं। लेकिन जब आपकी खुद की सरकार इस पर मुहर लगा दे, फिर भी एक जिम्मेदार मीडिया चुप्पी कैसे साध सकता है? कोई जर्नलिस्टिक इथोस है या नहीं, या फिर इथोस केवल भारत पर सवाल उठाने के काम आते हैं? देखिए, तुलसी गबार्ड ने फाइलों को खोलकर इस ओमेटा कोड को तोड़ दिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच को धुंधला ना पड़ने दें और लगातार वो असुविधाजनक सवाल पूछते रहें जब तक इस इकोसिस्टम के सारे झूठ बाहर नहीं आ जाते। दोस्तों, आपको इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें पैम्फलेट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।